हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय प्रभजीत यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए 29 जनवरी शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर बच्चों ना पूरा का पूरा पेपर करीब करीब 1 घंटे में डिस्कस होगा। मैं बच्चों इससे पहले वाले 8 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 9वां पेपर है। इसके बाद एक पेपर और हुआ था। टोटल 5 दिन में मतलब 10 पेपर हुए थे बच्चों ना। सारे के सारे पेपर्स के सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और अगर बच्चों आप लोग इन पेपर्स को एज अ टेस्ट फॉर्मेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्रेपजीत ऐप का लिंक दे रखा है या www.prepjit.com जाके सर्च करो बच्चों। और वहां पे जाके आप इन टेस्ट पेपर को हमने एक अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है। ₹1 कोर्स है ना, PYQ प्रैक्टिस कोर्स। उस कोर्स में जाके आप इन सारे के सारे पेपर को बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप लोगों को और इनसे पहले वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने मतलब ना PYQ फिजिक्स के PYQ और भी प्रैक्टिस करने, तो करना क्या है, बस वहीं पे बच्चों हमने टॉपिक वाइज PYQ के PDF प्रोवाइड कर रखे हैं। हर एक PDF में हर एक क्वेश्चन के नीचे वीडियो सोल्यूशन का लिंक दे रखा है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए, आप तुरंत उस नीचे जो क्लिकेबल जो लिंक दे रखा है ना, क्लिक हियर फॉर द सॉल्यूशन, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे नया टैब ओपन हो जाएगा बच्चों और वहां पे आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोग अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन में को बूस्ट कर सकते हो, है ना। तो फिर क्या देर किस बात की, प्रभजीत ऐप डाउनलोड करनी है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। चलिए बच्चों, आज का पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज द असर्शन एंड द अदर इज एज अ रीजन। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट असर्शन 1 दे रखा है बच्चों, चॉक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस बट अ स्मॉल रेजिस्टेंस। Chalk coil are used with a fluorescent mercury tube fitting. If household electric power is directly connected to the mercury tube, the tube will be damaged. So जो mercury tube आती है ना बच्चों, तो इनमें क्या होता है कि इनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ना, जो इनके अक्रॉस हो सकता है, वो बच्चों जो घर में सप्लाई होने वाले वोल्टेज से काफी कम होता है। मतलब ना 220 वोल्ट में घर की हाउस होल्ड सप्लाई होती है बच्चों, और वो करीब 100 के आसपास होता है। ठीक है, मतलब दिस इज मोटा मोटी मैंने एक आइडिया दिया है ना। तो जो लैंप होती है ना, दैट बिहेव लाइक अ रजिस्टर। ओके, सो ये एक लैंप हो गई बच्चों, ये रजिस्टर की तरह बिहेव करती है। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ना बच्चों, जो घर में जो AC सप्लाई जो हो रही है बाहर से ना, जो करीब करीब 220 वोल्ट के बराबर होती है, मान लो इसको डायरेक्ट आपने कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगी। तो आप करते क्या हो कि यहाँ पे एक इंडक्टर लगा देते हो, ठीक है, इसके साथ सीरीज में। कुछ इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, कुछ इसके अक्रॉस आ जाता है, कुछ आ जाता है बच्चों हमारी इस लैंप के अक्रॉस। इंडक्टर की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करते हैं कि इसके अक्रॉस वही जो रेटेड वोल्टेज है वो आए, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि आप इस कम वोल्टेज रेटिंग वाली डिवाइस को भी क्या कर पाते हो, डायरेक्ट ऑपरेट कर पाते हो। और इंडक्टर लगाने से फायदा क्या होता है, आप लगाने को तो रजिस्टर भी लगा सकते थे, लेकिन रजिस्टर एनर्जी का लॉस कराता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, फिर आधी साइकिल में स्टोर करता है, आधी साइकिल में उसको सप्लाई कर देता है। तो नेट एनर्जी का भी बच्चों कोई लॉस वॉस नहीं कराता। इसकी इंडक्टेंस हाई होनी चाहिए चॉक कॉइल की, ये ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों V1 आएगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 आएगा। ये जब भी हम पोटेंशियल लिख रहे होते हैं ना बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट में AC में, तो दीज आर RMS वैल्यूज। हम जनरली RMS वैल्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। पीक वैल्यू के बारे में जब भी बात होगी तो बच्चों को मेंशन कर देंगे कि दिस इज द पीक वैल्यू। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात होगी तो फिर वो भी मेंशन कर देंगे कि इस टाइम पे इतनी वैल्यू है। लेकिन जनरली सीधा बोला कि इस कॉइल मतलब इस कॉइल के अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल है, तो दैट इज द RMS वैल्यू, ठीक है। अब तुम्हें पता है इन वैल्यूज को हम कैसे ऐड करते हैं, तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VS का स्क्वायर। इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VS, नहीं, फेजर वगैरह से हमें इनको ऐड करना होता है, ठीक है भाई। तो जो वोल्टेज आते हैं ना, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, उनको हम इस तरीके से ऐड करके नेट ये जो RMS वैल्यूज का रिलेशन इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मैं अगर इसके अक्रॉस पूछूं कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दीज आर ऑल आर RMS वैल्यू, तो ये हो जाएगी बच्चों I इंटू R के बराबर। इसका रेजिस्टेंस अगर R के बराबर है तो ठीक है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, VS डिवाइडेड बाई रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसकी इंपीडेंस पूरे सर्किट की हो जाएगी दैट इनटू R। तो जो अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता VS के बराबर। अब आपने इसको इंडक्टर लगा के मतलब ये चॉक कॉइल लगा के अगर कनेक्ट किया तो इसका देखो वोल्टेज कम हो गया ना, VS इंटू R डिवाइड बाई दिस। ऑब्वियस बात है डिनोमिनेटर R से बड़ा होगा, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी ना V1 जो बच्चों VS से छोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल कम कर पाते हैं एक डिवाइस के अक्रॉस चॉक कॉइल लगाने के बाद। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है बच्चों, इसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम चॉक कॉइल का यूज करते हैं। ओके, फिर इसमें आ जाते हैं बच्चों, बाय यूजिंग द चॉक कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ R अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर XL है, ठीक है।
एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टर and the inductor, the choke coil were not used, the voltage across the resistor would be same as that of the applied voltage. In the light of above statement choose the correct statement. तो बच्चों ये तो रीजन भी सही लग रहा है, मतलब रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी वही है। देखो मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना ऊपर, सेम देखो सेम चीज इन्होंने रीजन में बोली है कि देखो जो जब आप चौक कॉइल लगाते हो ना तो जो पोटेंशियल आता है ना इसके अक्रॉस, इस वाली डिवाइस के अक्रॉस, वो सोर्स का जो वोल्टेज था उसका आर अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर के टाइम्स हो जाता है, मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो, मतलब वो जो है ना रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का ना। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। टू पार्टिकल आर फायर्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री माइनस का अल्फा, 45 डिग्री प्लस का अल्फा। दो एंगल मतलब दे रखे हैं हमें, है ना, और दो पार्टिकल को हमने वैसे फायर कर दिया विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम, इनकी जो मैक्सिमम हाइट होंगी ना बच्चों, उनका रेशियो पूछा है इन्होंने। तो एक बच्चों θ1 ये हो गया, θ2 बच्चों ये होगा, दोनों के एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखे थे। तो h1 जो मैक्सिमम होगा ना बच्चों, तुम्हें पता है क्या होता है, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम दे रखी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, ऐसा आ जाएगा। अब जब आप इसको देखो बच्चों, एक काम करना, इसको साइन ए माइनस का भी फॉर्मूला लगा देना, तो ये आ जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा माइनस का 1/√2 साइन अल्फा, और इसका आ जाएगा बच्चों पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा प्लस का 1/√2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना, एक काम करना, 1/√2 ऊपर नीचे से उड़ा देना, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, तो ऊपर बनेगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा। देखो अच्छा मैंने यहाँ पे एच मैक्स 2 लिखा ही नहीं, एच मैक्स 2 जो होगा ना बच्चों ये होगा, है ना, दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। तो H1/H2 जो आ जाएगा ना बच्चों, वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आएगा ऊपर, और नीचे आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब देखो ये बन जाएगा 1 के बराबर, ये बन जाएगा तो 1 माइनस का साइन 2 अल्फा बन जाएगा इधर, साइन 2 अल्फा, और नीचे बन जाएगा बच्चों 1 प्लस का साइन 2 अल्फा, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो 1 माइनस का साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का साइन 2 अल्फा, हमारे पास सी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इजी था, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं इसमें ना। An electric dipole of mass m and charge q and the length L is placed in a uniform electric field E equal to E naught I cap. When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, the time period of its oscillation will be. तो आपने एक डायपोल है बच्चों जिसका मास m है। अब यहाँ पे एक पंगा है, मास मतलब डायपोल में तो दो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल का मास है या दो पार्टिकल का मास है, दिस इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। चार्ज, लेकिन अब मेरे को यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, इन्होंने चार्ज भी क्यू बोला है, उन्होंने अलग अलग नहीं बोला कि एक का प्लस का क्यू एक का माइनस का क्यू, सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पार्टिकल, है ना। तो मास में दोनों पार्टिकल का एम एम कंसीडर करूंगा, चार्ज प्लस और माइनस का क्यू कंसीडर करूंगा, ठीक है। लेंथ बच्चों इनकी एल दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आप लोगों ने ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तो इसका डायपोल मूवमेंट जो हो जाएगा ना बच्चों, वो क्यू इंटू एल के बराबर हो जाएगा। और इन्होंने पूछा बच्चों टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है डायपोल का, 2 पाई रूट के अंदर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू पी इंटू ई के बराबर होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चों, वो आएगा एम एल बाई 2 का स्क्वायर, और इसका कर देंगे 2 टाइम्स, दोनों मास सेंटर ऑफ मास से एल बाई 2 डिस्टेंस पे होंगे, तो एम एल बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2m, तो ये आ जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रख दो बच्चों वैल्यू ऊपर, तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई रूट के अंदर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और पी आ जाएगा बच्चों हमारे पास, पी कितना है क्यू इंटू एल के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई के बराबर है ना। तो एक एल से एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई रूट के अंदर एम इंटू एल डिवाइड बाई 2 क्यू इंटू ई, 2 पाई रूट के अंदर एम इंटू एल डिवाइड बाई 2 क्यू ई नॉट के बराबर हमारे पास डी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, किस किस का बच्चों सेम डायमेंशन नहीं है। देखो टॉर्क और एनर्जी, एनर्जी होता है एफ डॉट एस, मतलब वर्क होता है, वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन होगी उसकी ना, और टॉर्क बच्चों आर क्रॉस एफ, तो इनकी सेम होगी, है ना।
सरफेस टेंशन और इम्पल्स। ओके, इम्पल्स होता है बच्चों, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, मतलब एम इन टू वी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब किलोग्राम पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर मीटर कट जाएगा। यस, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था। यूनिट एंड डायमेंशन का तो बच्चों ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन आया है, एक एक आया है, कम से कम दो दो आए। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट, इसी का बच्चों सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज में ना सबसे ज्यादा रिवीजन इसी का करवाया था। सबसे पहला टॉपिक ही मैंने ये रखा था, मुझे पता है कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर कोई ना। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज assertion and another is labeled as the reason. Time period of the simple pendulum is longer at the top of the mountain than that at the base of the mountain. सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइड बाई G। अब G की वैल्यू बच्चों तुम्हें पता है, हाइट पे जाने पे G घटता है, अगर आप हाइट इंक्रीज करते हो तो G की वैल्यू बच्चों घटती है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। G की वैल्यू घटेगी तो मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो कह रहे हैं लॉन्गर होता है टाइम पीरियड ना, ज्यादा टाइम पीरियड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। ये भी सही है बच्चों, है ना, दोनों सही हो गए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया ना ये, तो उन्होंने बोला ना कि अगर जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज होता है अगर आप जी की वैल्यू को इंक्रीज करते हो विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है भाई, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मतलब वही पॉइंट, दोनों सही हो गए। लो देखो यूनिट एंड डायमेंशन का एक और क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम टी। वेलोसिटी बच्चों ऐसे दे रखी है, द डायमेंशन ऑफ द एबीसी कितना होगा। तो इस बार का बच्चों मैंने सारे पेपर ऑलमोस्ट डिस्कस कराए, ज्यादातर इनके जो क्वेश्चन घूम रहे थे ना, मतलब बढ़िया वाले जो क्वेश्चन इनके जो घूम रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, भर भर के क्वेश्चन थे। फ्लूइड और इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इनसे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। और रोटेशन से तो मतलब आते ही है, वो तो एंगुलर मोमेंटम है उनका, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो उससे पूछा ही जाता है। तो इन टॉपिक्स पे अगर आप थोड़ा सा काम करके जाओ तो आराम से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। पहले ये कूलॉम्स लॉ और उनसे ज्यादा पूछते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट से, अब की बार डायपोल वाले से ज्यादा पूछे। कंडक्टर वाले से रिलेटिवली उतने नहीं पूछते है ना, कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कंडक्टर वाले से पूछना चालू कर देंगे ना। एक्सप्रेशन गिवन बिलो, वेलोसिटी का दे रखा है बच्चों, डायमेंशन ऑफ एबीसी बतानी है। तो वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस का 1। ये देखो ए T2 जो है ये एल टी माइनस 1 ये होना चाहिए, यहां से ए का डायमेंशन आ जाएगा बच्चों एल टी माइनस 3। ओके ठीक है, देखो नीचे सी प्लस का टी है, तो टी तो टाइम है, तो सी का डायमेंशन टी हो जाएगा बच्चों। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं, टी का टी में जो डायमेंशन होगा 1 होगा, है ना। और नीचे तो बच्चों टी हो गया, ऊपर क्या बी इंटू टी, तो एक टी से टी कट जाएगा, तो बी का डायमेंशन वेलोसिटी का ही डायमेंशन हो जाएगा, तो ये एल टी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऊपर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे सी प्लस का टी है, तो इस नीचे वाले का डायमेंशन टी का है टाइम का, ऊपर टी ए का ऑलरेडी है, कट जाएगा, तो बी का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन ही होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा, ए बी और सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एल टी मतलब एल टू टी माइनस का 3 ये आ रहा होगा, एम जीरो एल टू टी माइनस का 3, ये 1 वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों हमारा, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, कंसीडर I1 and I2 are the current flowing simultaneously in the two nearby coil 1 and 2 respectively। ठीक है, L1 is the self inductance of the coil 1 and L2 is the mutual inductance of the coil 1 with respect to 2। so एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया बच्चों ना, यहाँ पे मान लेते हैं दो कॉइल हो गए बच्चों ना, इसमें मान लो ऐसे करंट करके फ्लो करा रहे हो आप, तो देन द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल 1, अच्छा इसको 1 बोल देता हूं मैं, इस वाले को 2 बोल देता हूं। इसमें करंट फ्लो करा रहे हो I2, है ना, और इन्होंने बोला कंसीडर, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो अब एक इसमें ना एक प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के अंदर ना, मतलब लाइक दे डिड नॉट मेंशन कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम, है ना, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ ना दे रखा हो तो फिर हमें मतलब ऑब्वियस वाली सिचुएशन लेके चलनी है, तो आई विल कंसीडर डायरेक्शन सेम।
तो बच्चों जब इस वाले से मैं फ्लक्स लिखूंगा ना, फाई वन जब लिखूंगा तो एक तो खुद की वजह से आएगा L1 I1, साथ ही साथ बच्चों इस वाले की वजह से भी आएगा M। अब 1 2 बोल दिया, वैसे तो 1 2 और M21 इक्वल टू M ही होता है, मतलब ना सेम ही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ना दोनों का, इंटू I2। ठीक है, इस वाले की वजह से इसमें जो फ्लक्स आएगा, अगर तुम सेम सेंस मानोगे तो ये प्लस के साथ आएंगे, और इसमें अपोजिट सेंस में करंट होता ना तो यहाँ पे माइनस आता। और तुम्हें पता है कि जो EMF होता है बच्चों वो माइनस का d∅1/dt के बराबर आएगा, है ना। तो माइनस का L1 di1/dt माइनस का M12 di2/dt, एंड दिस विल बी योर आंसर, माइनस का M12 di2/dt। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों। एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 and N2, the critical angle for the reflection of an EM wave is θ1c. N1 and N2 at the refractive index between the, okay, the N2 material is replaced by another material having the refractive index N3 such that the critical angle at the interface between N1 and N3 is θ2c. okay, N3 सबसे बड़ा है, फिर N2 है, फिर N1 है, तो N1 सबसे छोटा है। एक बार N1 और N2 का पेयर है और N1 और N3 का पेयर है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो sin θ1 आएगा ना बच्चों, वो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई बड़ा वाला, और दूसरा जो आएगा ना बच्चों sin θ2 सी बोला है उन्होंने, है ना। ओके, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास N1 डिवाइड बाई N3 के बराबर। ये मेरे को दो वैल्यूज पता लग गई। अच्छा, इन्होंने N2 डिवाइड बाई N3 की वैल्यू भी दे रखी है, N2 डिवाइडेड बाई N3 की वैल्यू दे रखी है, एंड थीटा सी माइनस का दिस भी दे रखा है आपको ना, थीटा सी की वैल्यू पूछ रहे हैं। N2 डिवाइडेड बाई N3 से मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं इसको लिख सकता हूं N1 अपॉन N, नहीं, N1 अपॉन N3 डिवाइडेड बाई N1 अपॉन N2, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। मतलब ये बन जाएगा साइन थीटा 2c डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1c। ओके, और ये बच्चों हमारे पास 2/5 के बराबर इन्होंने दे रखा है, तो साइन थीटा 2 जो है ना बच्चों, 2/5 साइन थीटा 1 के बराबर है। इसको ले जाकर बच्चों यहाँ पे पुट कर दो। कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट ना। N1 N2 बाई N3 की वैल्यू ये है, तो मैंने N1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो N1 बाई N3 हो गया, और एक नीचे N1 आ रहा होगा और नीचे वो N2 चला गया। ठीक है, यही बनेगा ना। तो ये N1 बाई N2 जो है, N1 N3 साइन थीटा 2 था और ये साइन थीटा 3 है, थीटा 1 और थीटा 2। तो साइन थीटा 2 जो आया वो हमारे पास 2/5 साइन थीटा 1 के बराबर आ गया, है ना। अब इसको वैल्यू, इसको ले जाकर बच्चे यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा 2 आ जाएगा 2 साइन 2/5 साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा 1, मैं सी नहीं लिख रहा हूँ ना, वो फालतू में पंगा कर रहे हैं। तो साइन थीटा 1 जो आ गया ना बच्चों हमारे पास, वो आया माइनस का 3 माइनस का 5/6 आया बच्चों ना मेरा। तो ये इसमें तो ये N1 और दे रखा है, वो नेगेटिव क्यों आ रहा है मेरा? ये या तो ये डेटा गलत दे रखा है यहाँ पे ना, N2 डिवाइड बाई N3। अच्छा, N3 सबसे बड़ा था, वो सही है वैसे तो, उसमें कोई N1 अपॉन N2 यहाँ आ गया, थीटा 1 नीचे आ गया, थीटा 2 ऊपर आ गया, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया इनके बीच का ना, तो क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल छोटा हो गया बच्चों, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना बच्चों, ये वाला तो मुझे लग रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। ओके, मेरा तो साइन थीटा 1 जो है ना बच्चों माइनस का 5/6 आ रहा है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस का 5/6। कोई गलती तो मैंने नहीं की है यार ना, इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें कोई बात होगी तो एक बार कमेंट चेक कर लेना, अगर ना मुझे कुछ लगेगा ना बाद में, अभी होता है ना कई बार कि अपनी गलती दिखाई नहीं देती है ना, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलती की है इसमें ना। 5/6 N1, पहली बात तो
आंसर है क्या इसका, दिया क्या, डी वाला दिया है इन्होंने ना, साइन इनवर्स 1/3n1। ये वैल्यू ही आ गई ना, n1 के टर्म्स में फाइंड करूंगा मैं इसको। पहली बात तो थीटा 1 नेगेटिव कैसे आ सकता है? यार थीटा 1 नेगेटिव कैसे आ सकता है? पंगा है इस वाले क्वेश्चन में ना। देखो भाई एक बात बताओ मेरे को, कि क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, सुनो ध्यान से ना, ये एन है, मान लो ये 1 है, तो साइन सी हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/n। अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाते हो, तो दोनों का डिफरेंस बढ़ाते हो, तो एन की वैल्यू बढ़ाने पर सी घटता है। तो ये जो है ना बच्चों, θ2c, ये छोटा होगा θ1c से। क्यों? n3 ज्यादा है, आपने n2 को रिप्लेस किया है ना, जैसे एक तरफ मीडियम था n1, इधर था n2, इधर से लाइट आ रही थी ऐसे ना, ऐसे जा रही थी, अब आपने इसको रिप्लेस करके और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ले आए, तो अब उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाओगे ना, क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा बच्चों ना। तो θ2c छोटा होगा, और उनका डिफरेंस साइन ऑफ दिस माइनस का साइन ऑफ दिस, ये छोटा एंगल है, तो वो बच्चों बेसिकली पॉजिटिव आ ही नहीं सकता यहाँ पे ना, ये गलती है। पता नहीं यार, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग आंसर इन टर्म्स ऑफ n1। मुझे लग रहा है रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप यू विल एग्री विद इट। Consider the long straight wire of the circular cross section, radius A, carrying a steady current I. The current in the uniformly distributed cross section. This cross section, the distance from the center of the wire cross section at which the magnetic field inside the wire and outside the wire is the half the maximum possible magnetic field। ये तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और 2-3 बार रिपीट पहले भी हो गया, मतलब ना कभी ग्राफ आ जाता है इसका, कभी डिपेंडेंस से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक थिक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, बी इनसाइड जो होता है वो म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, और बाहर जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr के बराबर होता है। ठीक है, बाहर तो बच्चों एक वायर की तरह करेंगे ट्रीट, और अंदर बच्चों इस तरीके से आता है। ये कह रहे हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल जो होता है ना बच्चों, उसका मैग्नेटिक फील्ड वो वायर के सरफेस पे होता है। ठीक है, पहले ये लीनियरली डिपेंड करता है, फिर उसके बाद 1/r के साथ घटता जाता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr के बराबर। दोनों में किसी में भी एक फॉर्मूला रख के पता कर लो। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ ना, तो म्यू नॉट जे को रख देना बच्चों आई डिवाइड बाई पाई आर का स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरीके से आता है। तो इस वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस का आधा आ जाए, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस का आधा आ जाए, मैक्सिमम का आधा आ जाए। मैक्सिमम ये है, इसका आधा चाहिए मेरे को ना, तो आर की जो अंदर वाली वैल्यू आएगी ना बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr चाहिए मेरे को ना। तो पाई आर एक उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, ये 2 टाइम्स कट जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई कट जाएगा। तो बच्चों आर अंदर वाले पॉइंट पे जो आएगा ना, वो r/2 आ जा रहा है, तो r/2 डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आधा होगा। बाहर वाले पॉइंट में बच्चों, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr आउट इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr के बराबर। 4π क्यों कर रहा हूं, मुझे इसका आधा चाहिए ना इस वाले का। आर आउट जो आएगा ना बच्चों, वो बेसिकली 2r के बराबर आ जाएगा। तो r/2 कॉमा मतलब a/2 कॉमा 2a, ये वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज शोन बिलो, बॉब ए ऑफ द पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ r is released from 60 degree to the vertical. It hits another bob b of half the mass and at rest on a frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of the a after collision will be, oh 60 डिग्री से इसको आपने छोड़ा। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये l/2 होता है, ये डिस्टेंस ना यहां से यहां तक का, ये l, तो l cos 60, तो ये वाला भी l/2 के बराबर हो गया।
तो जब ये यहाँ पे टकराने वाला होगा ना बच्चों जस्ट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिफोर कोलिजन, तो ये तो रुका हुआ है बच्चों m/2 मास, ये तो रेस्ट पे, और ये वाला बच्चों हमारा आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? रूट के अंदर 2g इंटू l/2। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी मैंने, mg l/2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना? तो रूट के अंदर gl वेलोसिटी से आ रहा है ये ना। अब ये यहाँ पे आके m मास टकराएगा बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो मान लेते हैं ये वाला मास ना m/2 मास, तो v1 वेलोसिटी से जाने लग गया, और इसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो v2 के बराबर हो गई m मास की। एक तो मोमेंटम कंजर्व कर देना, m इंटू रूट के अंदर gl m/2 v1 प्लस का m v2। पहले सेंटर ऑफ मास के बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं पिछले 2-3 साल में ना, अब की बार फिर भी पूछ लिए इन्होंने ना। तो एक मिनट, एक इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास ही आ गई। दूसरी इक्वेशन बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि v1 माइनस का v2 होगी, विच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि रूट के अंदर gl होगी। इसको काट दो बच्चों यहाँ से ना। अब क्या करोगे, हमें पूछा क्या है बच्चों, उन्होंने v2 पूछा है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ना, 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो इन ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर दो, तो 2v2 बचेगा हमारे पास ना, और ये रूट के अंदर gl के बराबर हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू बच्चों 1/2 रूट के अंदर gl, मतलब 1/2 रूट के अंदर gl। अरे ये क्या हो गया? अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट, इसमें से इसको माइनस किया ना तो 3v2 बचेगा यहाँ पे ना, 3v2 1/3 बनेगा, 1/3 रूट के अंदर gl। ये ए वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। अगले वाले में आ जाते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल इज असर्शन, अनदर इज रीजन। Emission of the electrons in the photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential to the photoemissive substance। यार मतलब फोटोएमिसिव सब्सटेंस तो वो होता है जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब ना मान लो यहां से आप इस पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, इसी को तो बोलेंगे फोटोएमिसिव सब्सटेंस। एक मिनट, फोटोएमिसिव सब्सटेंस, फोटो एमिसिव, मुझे लग रहा है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और इसका कह रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल तुम नेगेटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और भग जाएंगे यहाँ से, तो स्टॉप थोड़ी होगा, यू कैन नॉट सप्रेस, इससे तो और ज्यादा फास्ट निकलेंगे भग जाएंगे, निकलेंगे भग जाएंगे। आपको इसका पोटेंशियल हायर करना होता है, पॉजिटिव करना होता है, मतलब ना पॉजिटिव करना होता है। ये स्टेटमेंट तो भाई गलत है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल करोगे तो निकलते ही भगेगा, वो तो रिपेल होगा, भग जाएगा, है ना? ये कह रहे हैं कि सप्रेस्ड, खत्म थोड़ी, दबाया थोड़ी जा सकता है, if I am reading it right, okay? A negative electric potential which stops the emission of the electron from the surface of a photoemissive substance varies linearly, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो E इंटू वी स्टॉपिंग बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वी स्टॉपिंग आ जाता है बच्चों h न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस का फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई के बराबर। तो कह रहे हैं वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, यस स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली वेरी करता है, मतलब इसके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के, h अपॉन ई न्यू माइनस का फाई नॉट अपॉन ई आ रहा है ना, यस ये तो सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों ना। तो इसका आंसर डी, डी मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं भाई, अब यार ये भी शायद रॉन्ग लग रहा है मेरे को ना, मेरे को तो भाई ये क्वेश्चन भी गलत लग रहा है, ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ना। इसमें ए फॉल्स है बच्चों, ये आना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ना अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए, इफ आई एम रीडिंग इट राइट, मतलब ना सप्रेस्ड बाय नेगेटिव, भाई क्या मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द फोटो, मुझे तो फिर इसमें भी गड़बड़ लग रही है कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच स्टॉप द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोटो सबसे, मुझे लग रहा है कि ये भी जो कह रहे हैं ना नेगेटिव पोटेंशियल इसी के वाली बात कर रहे हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे अगर उन्होंने, लेकिन उन्होंने दोनों गलत का ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला फिर भी और लैंग्वेज क्लियरली ये नहीं कह रहा कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव करना है, तो है ना, वो तो कह रहे हैं कि हम डिफाइन करते हैं ना स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन, शायद इसमें थोड़ी सी कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई है, नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ी देते हैं, या जितना देखो एक नॉर्मल बंदे को जो समझ में आएगा ना इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, वो तो गलत क्वेश्चन ही है ना। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब क्वेश्चन बनाते हैं, दे नो ओनली दैट रीजन, ठीक है, मेरे को लगता है गलत है क्वेश्चन। A coil of area A and the n number of turns rotating with an angular velocity omega in a uniform magnetic field B about an axis perpendicular to B. Okay.
तो ये तो रोटेशन वाला केस आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई अक्रॉस इट एट एन इंस्टेंट व्हेन बी इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पे बच्चों जो बी वेक्टर कॉइल के प्लेन के पैरेलल होगा। ओके तो बच्चों फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, फाई एन बी ए साइन ओमेगा टी, ये लगेगा ना फॉर्मूला, जीरो है ना स्टार्टिंग में फ्लक्स, तो साइन आएगा यहाँ पे ना। तो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जीरो आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। ईएमएफ जो आता है बच्चों वो माइनस का डी फाई बाई डी टी आएगा, तो एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और जब अगर ये जीरो है तो बच्चों ये फिर वन होगा, कॉस की वैल्यू वन होती है, ठीक है। एन बी ए ओमेगा के बराबर आ रहा होगा बच्चों, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके 12 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ द वाटर, इस बार बल्क मॉड्यूलस वाला इस वाले पार्ट से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। डेल्टा वी बाई वी ऑफ द वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल इज दिस, द बल्क मॉड्यूलस इज दिस एंड डेंसिटी इतनी दे रखी है। अच्छा ये बताओ बच्चों इतनी डेप्थ पे प्रेशर में कितना राइज हो जाएगा, प्रेशर में कितना चेंज हो जाएगा। तो रो जो कि 10⁻³ है इंटू जी इंटू एच 2.5 किलोमीटर मतलब 2500 मीटर, इतना प्रेशर मतलब बढ़ जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा। और डेल्टा पी होता है बच्चों बीटा टाइम्स डेल्टा वी बाई बी के बराबर। तो डेल्टा वी बाई बी जो आ जाएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 25 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई बीटा कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, परसेंटेज और बोला है इन्होंने ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 100, एक दो, आई नो आई एम गेटिंग, ये यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1.25%, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके अगले वाले में आ जाते हैं, द लैम्डा एंड के आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली द पार्टिकल विद कांस्टेंट मास, द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काइनेटिक एनर्जी लैम्डा का। लैम्डा जो होता है वो h अपॉन p होता है या h अपॉन रूट के अंदर 2m के होता है ना। तो 1 अपॉन k जो होगा बच्चों वो लैम्डा स्क्वायर 2m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 अपॉन k को y एक्सिस पर लिया इन्होंने, लैम्डा को x एक्सिस पर लिया है, तो सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर टाइप का बनेगा बच्चों। देखो ये y है, लैम्डा को x मानूं अगर मैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। फॉर द सर्किट शोन अबव द इक्विवेलेंट गेट इज, इसके लिए बच्चों इक्विवेलेंट गेट क्या होगा। तो इस वाले का बच्चों मैं ट्रुथ टेबल बना के करने की कोशिश करता हूँ ना। है ना, यहाँ पे देखते हैं बच्चों ए बी और ये आउटपुट हो गया वाई, ठीक है। ए और बी दोनों अगर जीरो कर दिए जाए बच्चों, तो जीरो जीरो जब जाएगा ये एंड गेट जीरो, यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो, ये वाला जीरो येलो कलर से वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो का जीरो, यहाँ पे भी वन आ जाएगा, वन वन का ये जीरो कर देगा, ठीक है। ओके जीरो जीरो पे जीरो दे दिया, वन जीरो पे क्या करेगा। अब इसको बच्चों कलर चेंज कर करके करना पड़ेगा ना। अब मैं रेड कलर ले लेता हूँ, तो ए को वन और इसको किया हमने जीरो, तो यहाँ पे बच्चों वन आ रहा होगा, क्योंकि वन जीरो पे जीरो कर देगा। अच्छा ये वन का ही यहाँ पे जीरो आ रहा होगा, ठीक है, और जीरो जीरो का ये वन कर देगा, तो यहाँ पे बच्चों वन आ रहा होगा, रेड वाले में वन आ रहा होगा। अब ब्लू वाले से देखते हैं, अब मैं इसको वन और इसको जीरो बोल रहा हूँ, तो वन और जीरो, ये तो बच्चों अगेन वन देगा और ये जीरो देगा, जीरो वन का वन दे देगा। ये एक कलर और चेंज कर लेते हैं, कौन सा, ग्रीन, वन वन, तो वन वन का ये जीरो देगा, वन वन का ये भी जीरो देगा, जीरो जीरो का ये वन देगा। ये तो बच्चों एक भी अगर हाई आउटपुट है तो हाई आता है और गेट में, ठीक है, सिंपल सा और गेट हो जाएगा बच्चों, नहीं वाला। ओके
इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अगले वाले पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास m is connected to a massless and unstressed string goes in vertical circle of radius r under gravity. The other end of the string is fixed at the center of the circle. If velocity at the top of the path is this, then the ratio of the kinetic energy of the body at the bottom to that at the top of the circle. देखो यहाँ पे जो स्पीड होती है ना वो v नॉट होती है बच्चों, और यहाँ पे जो स्पीड होती है ना वो v होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं मैं तो हाफ, मतलब मैं k इनिशियल प्लस का u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस का u फाइनल लगा रहा हूँ। दिस इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस इज माय फाइनल स्टेट। यहाँ पे मैं u को 0 मान रहा हूँ, तो यहाँ पे हाफ m v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस का 2mgr पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ओके, तो वी नॉट का स्क्वायर जो आता है ना बच्चों, वी स्क्वायर प्लस का 4gr के बराबर आता है, ठीक है। वी की वैल्यू बच्चों हमें ये दे रखी है, तो हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर जो आ जाएगा ना एन स्क्वायर जी आर प्लस का 4gr आ जाएगा। तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना वो हाफ एम जी आर एन स्क्वायर प्लस का 1 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम एन स्क्वायर इंटू जी आर के बराबर आ जाएगी। तो रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम टू टॉप, टॉप वाली है बॉटम वाली है, तो एम जी आर तो बच्चों दोनों की तरफ से कट जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, या 4 होगा, ये ना 4 था ना, ये बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। बॉटम टू टॉप पूछा है ना इन्होंने, ठीक है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन। लेट u and v be the distance of the object and image from the lens of the focal length f. The correct graphical representation for u and v for the convex length when u is greater than f. u को बच्चों f से बड़ा रखा है, मतलब mod of u. सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है इधर ना, तो u जब नेगेटिव होगा, u जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो v जो है बच्चों प्लस f होगा। ऑब्जेक्ट इधर नजदीक आता जाता है, इमेज इधर भागता है, v की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ जाता है तो इमेज इन्फिनिटी भाग जाता है। तो पहले तो u नेगेटिव, तो यहाँ पे कह रहे हैं u इन्फिनिटी है तो इन्होंने v भी इन्फिनिटी बोल दिया, गलत हो गया। u इन्फिनिटी है तो v को ये 0 बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बना रहे हैं, ये भी गलत हो गया। u इन्फिनिटी है तो v को घटा रहे हैं, v तो बढ़ेगा, ये लीनियर रिलेशन तो आता ही नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें मेरे ऑपरेटर ने थोड़ी गलती की है, ये यहाँ पे ऐसे करके रहेगा ग्राफ ना, यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। एफ ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर रहा होगा, ये बिल्कुल 0 की तरफ टच नहीं होगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये वाला आ रहा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा। क्या दिया है आंसर? बी वाला, ये ना, वो मेरे ऑपरेटर ने, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, है ना, ये मेरे ऑपरेटर ने गलती कर दी होगी शायद ना, उसको नहीं समझ में आता ना इतना। अगले वाले पे आ जाता है बच्चों, इन्हें ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फॉर द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होता है, तो इसमें ए वाला बच्चों थर्ड वाले से मैच कर जाएगा। इसके वो ऑप्शन देखें एक बार, ए वाला फोर्थ वाले से, फोर्थ सेकंड वाले से, थर्ड वाले से मैच कर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कुछ आगे वाला तो चेक भी नहीं करना था। ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था रे। Electric field at a distance r greater than 0 from a uniformly charged infinite plane sheet of the surface density sigma upon 2 epsilon naught आ जाएगा इसका ना। Outside uniformly charged spherical shell, electric field outside uniformly charged spherical shell, electric field between the two oppositely charged infinite plane sheet, तो इन दोनों का अपोजिटली चार्ज का ऐड हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसका ये आ रहा होगा, फर्स्ट वाला आ रहा होगा। तो हमारा तो कैसे काम हो ही गया है ना, डी का फर्स्ट वाला आ भी रहा है, ठीक है, क्यों टाइम बर्बाद करें। द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन द आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली, वर्क डन जो होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, देखो इसमें डेल्टा क्यू 0 होता है ना,
वर्क जो होता है बच्चों वो माइनस टाइम्स डेल्टा यू आता है। वर्क को आप लिख सकते हो माइनस का एन सी वी डेल्टा टी। अब गैस के लिए ये तो चेंज होगा नहीं, उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा, मोल्स भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कर दो तो वर्क भी चेंज होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ही आ जाएगा। वन इज असर्शन, अनदर इज रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी मोमेंटम दोनों कैरी करते हैं ना, तभी तो हम रेडिएशन प्रेशर वगैरह की बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मोमेंटम भी तो लिखते हैं, फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है। गलत हो गया ना ये वाला स्टेटमेंट। मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। यस दिस इज करेक्ट, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जीरो होता है। ठीक है, तो ये वाला तो रीजन ट्रू हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज 1 मीटर। ठीक है, द फोर्स इतना एक्ट कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क होता है बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर। आर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है। टॉर्क कम्स आउट टू बी आई कैप जे कैप के कैप। 1 1 1 1 -1 1, तो ये आ जाएगा बच्चों आई कैप के साथ क्या क्या आएगा टॉर्क में, इन द जेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन जेड डायरेक्शन। सो इनको करना ही नहीं ना अपन को जे कैप वाला और उनको ना, वी नीड ओनली के कैप वाला। तो के कैप वाले के लिए इसको और इसको भूल जाओ, -1 और -1, तो माइनस का 2 आ रहा होगा, 2 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। The container of fixed volume container gas at 27 degrees Celsius, the double the pressure of the gas, the temperature of the gas should be raised to। तो ये कह रहे हैं कि कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि टू डबल द प्रेशर, इसको अगर आपको डबल करना है तो टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा आपको, है ना। अब टेम्परेचर के बारे में एक बात आपको पता रखनी है कि केल्विन में आपको डील करना होता है। 300 से आपको इसको 600 केल्विन करना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 600 माइनस का 273, तो 327 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा टेम्परेचर को आपको ना। 327 आंसर आ रहा होगा इसका। इजी था। टू लाइट बीम, भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे इन्होंने इस बार। टू लाइट बीम फॉल ऑन अनट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट 1 2 विद एंगल θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे ना, which is exactly on the interface of the other end of the block given the distance between 1 and 2। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है ना बच्चों 4√3 सेंटीमीटर दे रखा है। θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू दिस, where the refractive index of block N2 is greater than refractive index of outside medium। ठीक है, then the thickness of the block is। मुझे ये डायग्राम थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अगले वाले पेज पे डायग्राम दोबारा बना के करता हूँ, है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ से आया और ऑब्वियसली बात है ये अंदर ऐसे गया होगा, यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस ना बच्चों इन्होंने सेम बोला है। देखो इन्होंने ना θ1 इक्वल टू θ2, ये दोनों सेम बोले, मतलब सेम तरीके से आ रही है, तो मतलब सेम तरीके से जाएंगी दोनों साइड वाली जो रहे। अरे कहाँ गया, एक इधर से जो आ रही होगी बच्चों वो भी सेम तरीके से आएगी। ठीक है, ओके, तो सिमेट्री होगी, मतलब ना इसने इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर दिया हमारे लिए ना। तो थीटा, ये वाला थीटा दे रखा है हमें, जबकि हमें चाहिए होता है ये वाला 90 माइनस का थीटा आई चाहिए होता है ना अपन को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों आर हो जाएगा, ये भी आर के बराबर होगा, है ना। ये बच्चों dy2 के बराबर है, उन्होंने बोला ना सिमेट्री आ गई ना दोनों साइड से, तो बीचों बीच में ही आएगा ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो मिल रहे होंगे ना। और ये इसकी थिकनेस मान लेते टी के बराबर। तो इन्होंने हमसे पूछी बच्चों इसकी देन द थिकनेस पूछी है ना, तो 10 r इजिकल टू dy2 इंटू टी आ जाएगा। तो t की वैल्यू जाएगी ना वो dy2 10 r के बराबर आ जाएगी। मतलब r अगर मैंने पता कर लिया तो काम बन जाएगा। r की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, n1 साइन 90 माइनस का थीटा इजिकल टू n2 साइन r। तो साइन r जो आ जाएगा ना बच्चों n1 cos थीटा डिवाइड बाई n2 के बराबर आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू जो दे रखी है ना इन्होंने n2 डिवाइड बाई 2n1 के बराबर दे रखी है। अगर cos को उधर ले जाओगे ना
तो n1 डिवाइड बाई n2 और ये n2 डिवाइड बाई 2n1 दे रखा है, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो r जो है ना बच्चों 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो बस पुट कर दो, तो t इक्वल टू ना d की वैल्यू भी कुछ दे रखी होगी इन्होंने ना, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर। तो 4√3 डिवाइडेड बाई 2 10 30 1/√3, तो 6 सेंटीमीटर आ रहा होगा बच्चों। यस, दैट इज द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। In a hydraulic lift, the surface area of an input piston is 6 centimeter square and that of the output piston is 15 square centimeter. The 100 Newton force applies the output piston to raise the output piston by 20 centimeter. Then the work done is, work done मतलब कौन सा वर्क? एक तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको तुम पीछे धकेल रहे हो, वहां वर्क कर रहे हो। दूसरा लिक्विड भी इधर कम होता है उधर ऊपर जाता है। तो मुझे लगता है लिक्विड के बारे में बात नहीं करनी होगी ना हमें, एक्सटर्नल वाले अगेंस्ट जो फोर्स है ना बच्चों उसी के अगेंस्ट बात करनी होगी। लिक्विड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं रखी है अपन को ना, और उसकी उसकी एनर्जी वगैरह। वैसे तो कंसीडर तो वो भी करना चाहिए था कि जिधर कम पिस्टन, जिधर कम होता है ना बेसिकली उसको वॉल्यूम तो इधर जितना दबाते हैं उधर उतना बढ़ता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट तो अलग अलग बढ़ेगी शायद, उसके बारे में पर बोला भी नहीं है इन्होंने ना, तो उसमें हम जा भी नहीं रहे, फालतू में क्यों जाए। तो तुम्हें पता है बच्चों ये क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट का? हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ इस तरीके से बनी होती है। हाँ, और यहाँ पे बच्चों पिस्टन होता है, एक पिस्टन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहां से तुम फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो 100 न्यूटन, और यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा और उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा होगा ना दैट दे आर आस्किंग बेसिकली ना। इसको 20 सेंटीमीटर आपने रेस कर दिया ना, तो एफ की वैल्यू कैसे पता करते हैं बच्चों? प्रेशर का चेंज यहाँ पे बराबर कर देते हैं। F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 होता है ना बच्चों इसका तो कॉन्सेप्ट। F2 जो आ जाता है वो A2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू F1 के बराबर आ जाता है। तो F2 आ जाएगा बच्चों 1500 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो 25। F2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25000 के बराबर। ठीक है, F2 इतना आ गया हमारे पास। वर्क जो आ जाएगा बच्चों 2500 सॉरी 000 इंटू 0.2, 5000 जूल। तो 5 किलो जूल आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से इसका। सही है। The maximum speed of a boat in the still water is 27 km per hour. Now the boat is moving downstream the river flowing at a 9 km per hour. Okay, a man in the boat throws a ball vertically upward with a speed of 10 meter per second. The range of the ball as observed by an observer at rest. देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू मैन जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ जाएगी ना वो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू मैन प्लस का वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर आएगी। ऐसे ही करते हैं अपन। मैन की जो वेलोसिटी है ना बच्चों बेसिकली मैन जो है बोट के अंदर है, और बोट जो है ना इस पानी का फ्लो है 27 किलोमीटर पर आवर, और नहीं पानी का फ्लो है 9 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, 9 किलोमीटर पर आवर, और बोट जा रही है 27 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी ना बच्चों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ऐड हो जाएंगी, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, विच इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चों बंदा जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो हो जाएगी ना, बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ हो जाएगी और 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ हो जाएगी। तो बस प्रोजेक्टाइल करवा दो। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/, जो कि 10 के बराबर है, दैट डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 सेकंड हो जाएगा। और रेंज जो आएगी बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 के बराबर है, 10 इंटू 2 20 मीटर आ जाएगा। दो 2000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर करना था बच्चों, 2000 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों हमारा जेईई मेन का पेपर 29 ऑफ
जनवरी 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वाले पेपर का भी बच्चों मैं जल्दी वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बाद बाकी प्रैक्टिस करनी है तो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। प्रैक्टिस के लिए प्रेपजीत ऐप पे ही जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लोगे, ठीक है। इनको और भी अदर आपको और भी पीवाईक्यूज करने हैं तो वो भी वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।